हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस वीडियो सीरीज का आज का टॉपिक है करंट मिरर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस पूरे डिस्कशन का कंटेंट क्या है इस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि सबसे पहला पॉइंट आज के लेक्चर का होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट मिरर। आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाई वी यूज करंट मिरर इन आवर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, करंट मिरर के डिजाइनिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है करंट मिरर सर्किट के डिजाइनिंग में। और इतना टॉपिक कवर करने के बाद आज हमें पढ़ना है आइडियल करंट मिरर और प्रैक्टिकल करंट मिरर क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना देर किए हुए। करंट मिरर इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन विच आउटपुट करंट इज फोर्स टू इनपुट करंट और आउटपुट करंट इज द मिरर इमेज ऑफ इनपुट करंट। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें आउटपुट करंट इनपुट करंट का रिफ्लेक्शन हो, आउटपुट करंट बिल्कुल इनपुट करंट जैसा हो, दैट सर्किट इज नोन एज करंट मिरर सर्किट। मीन्स बच्चों अगर ये सर्किट करंट मिरर है तो ये कंडीशन फुलफिल होगा, आई आउट इज इक्वल टू आई इन। अब सवाल ये है कि हम इसको यूज क्यों करते हैं भाई, करंट मिरर को हम यूज क्यों करते हैं अपने इंटीग्रेटेड सर्किट में। बच्चों मैक्सिमम आईसीज के डिजाइनिंग में करंट मिरर का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये चीज अभी आपको फील नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जो इस पूरे सब्जेक्ट में कवर अप करना है, मैक्सिमम पोर्शन हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे कवर करने वाले हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, एक आईसी है, ठीक है, जो आईसी 741 के नाम से पॉपुलर होता है। तो बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के डिजाइनिंग में करंट मिरर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे आईसीज होते हैं जिनमें करंट मिरर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए हम अपने इंटीग्रेटेड सर्किट में करंट मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि करंट मिरर इज ऑल्सो नोन एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। मींस अगर हमें अपने इंटीग्रेटेड सर्किट में कहीं पे भी करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स की आवश्यकता अगर पड़ती है, देन वी कैन यूज करंट मिरर। वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट करंट सोर्स वाली फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, करंट मिरर। तो अभी आपके मन में खलबली मच रही होगी कि कैसे ये कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो जैसे जैसे बच्चों लेक्चर आप कंटिन्यू करते जाओगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये कांस्टेंट करंट सोर्स है। ठीक है, तो जैसे आपके मन में एक ये भी डाउट चल रहा होगा कि यार हमारे पास ऑलरेडी करंट सोर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो क्यों हम करंट मिरर यूज करें। बच्चों जो ऑर्डिनरी करंट सोर्स होता है उस वो इंटीग्रेटेड सर्किट में अवेलेबल नहीं होता। मींस ऑर्डिनरी करंट सोर्स को हम चिप पे फैब्रिकेट नहीं कर सकते। मींस हमारे आईसी टेक्नोलॉजी में ऑर्डिनरी करंट सोर्स फैब्रिकेट नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज करंट मिरर एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी करंट सोर्स। बात समझ में आई। तो ये तो हो गया कि हम क्यों यूज करते हैं करंट मिरर सर्किट को। अब सवाल ये है कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो करंट मिरर सर्किट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि करंट मिरर सर्किट को डिजाइन करने में बहुत ही कम कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। देयर आर लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन करंट मिरर। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन करंट मिरर। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि अगर किसी सर्किट को डिजाइन करने में कम कंपोनेंट की आवश्यकता हो रही है, तो अगर हम उसको चिप पे फैब्रिकेट करेंगे तो हमारे चिप पे वो कम एरिया कवर अप करेगा। ठीक है ना, हमारे आईसी टेक्नोलॉजी में ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी कंपोनेंट हम फैब्रिकेट कर रहे हैं तो वो मिनिमम से मिनिमम एरिया ऑक्युपाइड करना चाहिए। क्लियर बच्चों। तो इसको इसको डिजाइन करने में बहुत ही कम कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे चिप पे ये कम एरिया ऑक्युपाइड करेगा। उसके बाद ये सर्किट चूंकि बहुत कम कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए ये इकोनॉमिकल होगा। मींस इसकी कॉस्ट बहुत कम होगी और इसको हम आसानी से डिजाइन भी कर सकते हैं। बात समझ में बच्चों, हम करंट मिरर सर्किट को आसानी से चिप पे डिजाइन कर सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन करंट मिरर सर्किट का।
अब आते हैं कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है करंट मिरर को डिजाइन करने का। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको डायोड में ले चलता हूँ। एक बार हम रिकॉल करते हैं अपने पीएन जंक्शन डायोड को। सपोज वी हैव अ पीएन जंक्शन डायोड, this is P and this is N. If we consider पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बच्चों, उसको हमने वीडी ले लिया। और जाहिर सी बात है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा दैट इज डिनोटेड बाय आईडी, एंड आईडी इज इक्वल टू IS e to the power VD by eta VT। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। ID इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड, IS रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, एंड VD इज द voltage across terminals of the diode, eta is recombination factor, and VT is voltage equivalent temperature। ठीक है, if eta is equal to 1 then ID becomes IS e to the power VD divided by VT। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा डायोड के थ्रू करंट होता है जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक, अब मान लो इस डायोड को यूज करके अगर हम करंट मिरर सर्किट बना रहे हैं। अभी आपके मन में चल रहा होगा कि सर हम क्यों डायोड को यूज करेंगे, तो अभी फिलहाल आप मेरी बात मान लीजिए। सपोज हमें इस डायोड को यूज करना है करंट मिरर सर्किट को डिजाइन करने में, और अभी मैंने बताया कि करंट मिरर को हम चिप पे इजीली फैब्रिकेट कर सकते हैं। हमारे आईसी टेक्नोलॉजी में करंट मिरर अवेलेबल होता है। तो बच्चों, आपको मैं एक आश्चर्यचकित बात बताना चाहूंगा कि पीएन जंक्शन डायोड को हम आईसी में यूज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम पीएन जंक्शन डायोड को हम आईसी पे इजीली फैब्रिकेट कर सकें, या हम किसी भी तरीके से फैब्रिकेट कर सकें। मींस देयर आर नो अवेलेबिलिटी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन आवर आईसी टेक्नोलॉजी। आईसी टेक्नोलॉजी में डायोड अवेलेबल नहीं होता है। ठीक, अब अगर हमें आईसी में कहीं भी डायोड की रिक्वायरमेंट है तो हम कैसे डायोड को बनाएंगे, कैसे हम डायोड को यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, लोगों ने ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके डायोड को फैब्रिकेट किया ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे हम ट्रांजिस्टर से डायोड डिजाइन करेंगे। सपोज वी हैव अ ट्रांजिस्टर, suppose we have a transistor and we have a NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, और हमने क्या किया, इस NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज इमीटर, दिस इज इमीटर एंड दिस इज बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1। तो हमने क्या किया बच्चों, कलेक्टर को बेस से कनेक्ट कर दिया थ्रू अ कनेक्टिंग वायर। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या भाई, सब बच्चे जानते हैं कि पीएन जंक्शन, सॉरी, सब बच्चे जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन हमारे पास होता है। एक होता है सीबी जंक्शन और एक होता है ईबी जंक्शन। ठीक है भाई, आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कि देयर आर टू जंक्शन इन आवर बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। वन इज ईबी जंक्शन, अनदर इज सीबी जंक्शन। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि सीबी जंक्शन को शॉर्ट कर दिया, सीबी जंक्शन को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, सी और बी को आपने शॉर्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है सीबी जंक्शन अब क्या हो गया, खत्म हो गया। भाई आपने अगर शॉर्ट कर दिया मतलब इस जंक्शन को आपने खत्म कर दिया, आप यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ ईबी जंक्शन बचा, एक ही जंक्शन बचा।
और अगर ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है, तो जाहिर सी बात है, आप सब बच्चे पढ़ रखे होंगे कि जो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है तो उसका इनपुट, और यहाँ जो ट्रांजिस्टर है उसका इनपुट है ईबी, ईबी जंक्शन इनपुट है, वो एज ए डायोड ट्रीट करता है। ठीक है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड की तरह होता है। तो मैं यहाँ पे इस जंक्शन पे ऐसे पीएन जंक्शन डायोड बना दे रहा हूँ। ठीक है, और चूंकि ये एक्टिव रीजन में है तो यहाँ हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया है, जिससे कि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ गया, और यहाँ हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है क्योंकि हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन बन के आया ये एज अ डायोड की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए बच्चों इसको हम डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर, बात समझ में आई? तो अगर आईसी टेक्नोलॉजी में कहीं भी डायोड की आवश्यकता होती है तो वो रिक्वायरमेंट, वो आवश्यकता ये डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर फुलफिल करता है। बात समझ में आई? हम एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, उसका सीबी जंक्शन हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये तो हमारा हो गया डायोड। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, ये डायोड हो गया। अब हमने माना कि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सपोज इस वायर में करंट की वैल्यू आई रेफरेंस है। ठीक है, इस करंट को हमने आई रेफरेंस ले लिया। एक यहाँ एजम्पशन लेते हैं, एज्यूम बीटा इज इनफाइनाइट। ठीक है भाई, ऐसा संभव नहीं है कि बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बीटा, है ना। इसको हमने क्या ले लिया, इनफाइनाइट ले लिया। बीटा इनफाइनाइट की वजह से बेस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बीटा इनफाइनाइट की वजह से बेस करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां भी बच्चों जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये हमारा कलेक्टर है, तो कलेक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IC, और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I। अब यहाँ सर्किट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। सपोज ये करंट जीरो है तो I रेफरेंस की वैल्यू IC के इक्वल होगी, और IB अगर जीरो है तो IC IE के इक्वल होगा। भाई IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। When IB equal to zero, then IE becomes IC. Clear है? That's why I reference is equal to IC is equal to IE। अब मैंने कहा कि ये ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है, एक्टिव रीजन में है, तो इसका जो ये वाला जंक्शन है वो एज अ पीएन जंक्शन डायोड की तरह यूज वर्क करेगा, पीएन जंक्शन डायोड की तरह एक्ट करेगा। तो बच्चों यहाँ के लिए अगर हम करंट का इक्वेशन लिखें, सपोज हमें इस पीएन जंक्शन के लिए इक्वेशन लिखना है, तो इस जंक्शन के थ्रू, इस पीएन जंक्शन के थ्रू यहाँ पे जो मैंने डायोड बनाया है इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो है इमीटर करंट। देन इमीटर करंट इज इक्वल टू सैचुरेशन करंट इनटू ई टू द पावर वी डी। भाई डायोड का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे होता है सैचुरेशन करंट और यहाँ होता है वोल्टेज अक्रॉस डायोड। और यहाँ जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया है तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड की वैल्यू आ गई VBE। यहाँ जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो है VBE। दैट्स व्हाई VD becomes VBE डिवाइडेड बाय VT। ठीक है, तो हाँ हाँ हाँ, तो ये तो हमारा हो गया इमीटर करंट का इक्वेशन फॉर दिस डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए ठीक है, इस ट्रांजिस्टर का नाम हमने क्या ले लिया, Q1। तो आप एक काम करो, यहाँ पे सैचुरेशन करंट को IS1 से डिनोट करो और इस वोल्टेज को VB1 से डिनोट करो। ठीक है, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ VBE1। तो ये हमने एक
इस तरह का ट्रांजिस्टर यूज किया जिसके लिए हमने इक्वेशन। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन के रिलेशन को मिला के हम लिख सकते हैं कि आई रेफरेंस इज इक्वल टू आई एस वन ई टू द पावर वी बी ई वन डिवाइडेड बाई वी टी। ठीक है, तो यहाँ हमने एक सर्किट यूज किया, एक ट्रांजिस्टर यूज किया, और इस ट्रांजिस्टर के लिए आई रेफरेंस की वैल्यू हो गई आई एस वन ई टू द पावर वी बी ई वन डिवाइडेड बाई वी टी। अब एक और ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे लेते हैं। सपोज हमने यहाँ ट्रांजिस्टर एक लिया जिसका नामकरण कर दिया Q2, और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में हमने मान लिया जो करंट फ्लो कर रहा है वो I नॉट फ्लो कर रहा है। ठीक, और यहाँ भी हम एजम्पशन लेते हैं बीटा ऑफ दिस ट्रांजिस्टर इज इनफाइनाइट। तो जाहिर सी बात है कि IB की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर IB 0 होगा तो इमीटर में जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I नॉट हो जाएगी। अब अगर मैं इसके लिए करंट का इक्वेशन लिखूं, सपोज ये Q2 जो है ये भी एक्टिव रीजन में है, तो यहाँ जो वोल्टेज अपीयर होगा वो होगा VBE2, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा इस जंक्शन के थ्रू उसकी वैल्यू होगी I नॉट। तो यहाँ हम I नॉट के लिए इक्वेशन लिखेंगे IS2 e टू द पावर VBE2 डिवाइडेड बाई VT। ठीक है, तो आई होप दैट ये दोनों इक्वेशन कैसे मैंने लिखा ये आपको समझ में आ गया। अब हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जिसकी वजह से ये करंट और ये करंट इक्वल गया। अभी सपोज आप कीजिए कि हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया इन सर्किट में, ऐसा आपस में कनेक्शन, ऐसा अरेंजमेंट किया आपस में कि आई रिफरेंस जो है वो आई नॉट के इक्वल हो गया। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा भाई, देखते हैं हम। इफ आई रेफरेंस इज इक्वल टू आई नॉट, देन IS1 e to the power VBE1 divided by VT is equal to IS2 e to the power VBE2 divided by VT। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? तो बच्चों आप थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स यूज कीजिए। ये दोनों टर्म आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब IS1 और IS2 इक्वल हो, और E का जो एक्सपोनेंट है, E का जो पावर है वो भी आपस में इक्वल हो। तो ऐसा होने के लिए गणित बोलता है कि ऐसा होने के लिए IS1 और IS2 इक्वल होना चाहिए, एंड VBE1 और VBE2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया कि यार VBE1 और VBE2 इक्वल होना चाहिए। अब हम इस दोनों सर्किट का अरेंजमेंट कैसे करेंगे जिससे कि VBE1 और VBE2 इक्वल हो जाए। तो अभी तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए जैसे मैं सर्किट आपको बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल एकदम इमेज क्लियर हो जाएगा, हाँ ये करना चाहिए हमें। तो मैंने क्या किया, Q1 ट्रांजिस्टर को लिया, दिस इज आवर ट्रांजिस्टर Q1, यहाँ पे ग्राउंड था और कलेक्टर बेस से शॉर्ट था, और ये था Q1। और मैंने क्या किया, Q1 के बेस को Q2 के बेस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर ऐसा आपने क्यों किया, तो देखिए अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो खुद ही आपके दिमाग में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि सर ने ऐसा क्यों किया। दिस इज आई रेफरेंस, this is I naught, and this is VBE1 and this is VBE2। ठीक है, and this is the transistor Q2। अब यहाँ पे देखिए,
जब मैंने इन दोनों को बेस टू बेस कनेक्ट किया तो जरा यहाँ पे आप केवीएल अप्लाई करो। जब आप केवीएल अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि VBE1 इज इक्वल टू VBE2 आएगा। ठीक है भाई, बेसिक सर्किट थ्योरी हमारा ये बोलता है कि अगर हमने सर्किट को ऐसे बनाया है तो जाहिर सी बात है कि VBE1 और VBE2 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब आपके समझ में आएगा कि हाँ सर ने इसका बेस इसके बेस से क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि सर को VBE1 और VBE2 क्या करना था, इक्वल करना था। क्लियर बच्चों? अब आपने पढ़ा होगा कि जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है तो उसका जो इनपुट जंक्शन होता है, जो ईबी जंक्शन होता है, हालांकि मैं ये चीज बता चुका हूं बट एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होगा तो ईबी जंक्शन एज अ पीएन जंक्शन डायोड की तरह यूज करेगा, होगा एज अ पीएन जंक्शन डायोड की तरह एक्ट करेगा। और चूंकि ये एक्टिव मोड में है तो ये फॉरवर्ड बायस में है, इसलिए फॉरवर्ड बायस में जब होगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसके कट इन वोल्टेज के इक्वल होगा। और डायोड का जो कट इन वोल्टेज होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, अगर वो सिलिकॉन डायोड है तो। ठीक है, सब बच्चे जानते हैं ये। तो यहाँ बच्चों VBE1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ VBE1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VBE1 हो जाएगा 0.7 वोल्ट। और यहाँ भी अगर ये ट्रांजिस्टर Q2 ट्रांजिस्टर बिल्कुल Q1 जैसा है, ठीक है, तो VBE1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही अपने कट इन वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। बट अगर Q2 ट्रांजिस्टर सपोज हमने जर्मेनियम का बनाया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो वोल्टेज आएगा उसकी वैल्यू कट इन वोल्टेज के बराबर होगी, और इन द केस ऑफ जर्मेनियम डायोड कट इन वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 0.3। सब बच्चे जानते हैं। अब आप मुझे बताओ कि भले ही आप केवीएल अप्लाई कर लो, क्या ये दोनों इक्वल होगा? नहीं, ये इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इसको पैरेलली तो कनेक्ट ही करना पड़ेगा, साथ ही साथ Q1 और Q2 को आइडेंटिकल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज hold, this condition is hold, this condition will hold, this condition will hold when Q1 and Q2 are identical। ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर Q1 और Q2 आइडेंटिकल हो गए और हमने कनेक्शन ऐसे कर ही दिया है तो जाहिर सी बात है VBE1 VBE2 इक्वल होगा, तो जो एक्सपोनेंशियल का पावर है वो तो इक्वल हो गया। अब हमें इस पे डिस्कशन करना है कि IS1 और IS2 इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर दें कि ये दोनों करंट, दोनों का रिवर्स सैचुरेशन करंट इक्वल हो जाए? तो बच्चों आप लोगों ने EDC में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट में पढ़ा होगा कि इमीटर जंक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमीटर जंक्शन एरिया, जिसे हम AE से डिनोट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो अगर मैं दोनों ट्रांजिस्टर के इमीटर जंक्शन एरिया को सेम ले लूं, सपोज इसका इमीटर जंक्शन एरिया है AE1 और इसका इमीटर जंक्शन एरिया है AE2। if AE1 is equal to AE2, therefore IS1 is equal to IS2। बात समझ में आई? तो इमीटर जंक्शन एरिया हमने सेम करके दोनों का सैचुरेशन करंट भी हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो ये दोनों बच्चों इक्वल तभी होगा, ये कंडीशन तभी होल्ड होगा व्हेन इमीटर जंक्शन एरिया ऑफ Q1 एंड Q2 आर सेम। बात समझ में आई? तो एक बार मैं यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ पूरा डिस्कशन
कि भाई हमें आई रेफरेंस को आई नॉट के इक्वल करना है। मैंने ऐसा क्यों किया, अभी मैं उस पर आऊंगा कि क्यों मैंने आई रेफरेंस को आई नॉट के इक्वल किया, आई नॉट को आई रेफरेंस के इक्वल क्यों किया। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कैसे इक्वल होगा। तो बच्चों, आई रेफरेंस आई नॉट के इक्वल तभी होगा जब आई एस वन और आई एस टू इक्वल होगा। तो ऐसा कैसे हम करेंगे, दोनों ट्रांजिस्टर का इमीटर जंक्शन एरिया इक्वल करके, और VBE1 और VBE2 को इक्वल होना पड़ेगा। ऐसा हम करेंगे दोनों को बेस टू बेस कनेक्ट करके और दोनों ट्रांजिस्टर को आइडेंटिकल लेके। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए, अगर मैं इस पूरे सर्किट को अगर अगर मैं इस पूरे सर्किट को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दूं, ठीक है, तो बॉक्स में क्या है इसको आप मत देखिए, बॉक्स के अंदर क्या है, बॉक्स के बाहर देखिए। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने इनपुट करंट क्या दिया है, आई रेफरेंस, और आउटपुट में जो करंट मिला है वो आई नॉट मिला है। तो यहां हुआ क्या बच्चों कि आई नॉट किसके इक्वल हो गया, आई रेफरेंस के इक्वल हो गया अंडर द सर्टेन कंडीशंस। भाई कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल हो गए तो आई नॉट की वैल्यू आई रेफरेंस के इक्वल हो गई। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है, ये पूरा सर्किट डायग्राम, ये पूरा स्ट्रक्चर करंट मिरर की तरह एक्ट करेगा। बात समझ में बच्चों? तो दिस अरेंजमेंट, दिस सर्किट इज नोन एज करंट मिरर सर्किट। बात समझ में आई बच्चों? ये हमारा बेसिक करंट मिरर सर्किट है। तो जरा एक बार कंक्लूड करते हैं कि फॉर करंट मिरर, फॉर करंट मिरर क्या क्या होने चाहिए भाई, क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए बताइए आप। सबसे पहले तो Q1 एंड Q2 एक्टिव मोड में होना चाहिए। हालांकि ये सब चीजें मैं पहले लिख चुका हूं, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि इसमें होना चाहिए भाई, एक्टिव मोड में होना चाहिए, तभी हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, Q1 एंड Q2 शुड बी आइडेंटिकल। क्या होने चाहिए भाई, आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिकल होने से क्या होगा, VBE1 और VBE2 इक्वल हो जाएगा, और इमीटर जंक्शन एरिया ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर शुड बी इक्वल। ठीक है ना, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चों, IS1 और IS2 इक्वल हो जाएगा, और यहाँ VBE1 इक्वल टू VBE2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं और अरेंजमेंट हमारा ये है, तो ये पूरा अरेंजमेंट करंट मिरर सर्किट होगा। बात समझ में आई? तो हमने बेसिक आइडिया लगा लिया, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एक बिल्डअप हो गया कि हाँ, हमें करंट मिरर को ऐसे डिजाइन करना है और ये कुछ कंडीशंस हमें फुलफिल करने होंगे करंट मिरर सर्किट के लिए। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप दैट आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया होगा कि करंट मिरर का बेसिक फंडा क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम आते हैं आइडियल करंट मिरर पे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आइडियल करंट मिरर। तो अभी जस्ट मैंने जो आपको पढ़ाया, यहाँ पे जो अरेंजमेंट बताया, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज आइडियल करंट मिरर। ठीक है ना? क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों आइडियल करंट मिरर? क्योंकि यहां देखिए आई नॉट की वैल्यू एग्जैक्ट आई रेफरेंस के इक्वल आ गई। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे मैं इसको सेलेक्ट करते हैं हम। यहाँ देखते हैं, कुछ चीजों को मैं रफ करता हूं। दिस इज आवर आइडियल करंट मिरर सर्किट। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर ये आइडियल क्यों है। बिल्कुल आपका सोचना जायज है कि सर आइडियल क्यों है। तो मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया कि इस सर्किट के लिए आई नॉट एग्जैक्ट आई रेफरेंस के इक्वल हो गया। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर आइडियल करंट मिरर। तो यहां बच्चों आई नॉट की वैल्यू आई रेफरेंस के इक्वल हो गई। तो एग्जैक्ट
इनपुट करंट का रिफ्लेक्शन आपको आउटपुट में दिख गया। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है इसको आइडियल कहने का। दूसरा रीजन ये है कि बच्चों जो हमने बीटा की वैल्यू ली वो थ्योरेटिकल ली, इनफाइनाइट ली, और आप सब बच्चों जानते हो कि प्रैक्टिकली किसी भी ट्रांजिस्टर का बीटा इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ बीटा कैन नॉट बी इनफाइनाइट। बात समझ में आई बच्चों? तो यहाँ हमने जो भी चीजें यहाँ पे एनालाइज की वो बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए एनालाइज की। दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड आइडियल करंट मिरर। ठीक है बच्चों, तो ये तो आइडियल करंट मिरर हो गया। ठीक, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल करंट मिरर पे, रियल करंट मिरर पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करंट मिरर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई प्रैक्टिकल करंट मिरर कैसा होगा। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम होगा, जो हमने यहाँ स्ट्रक्चर लिया है एग्जैक्ट वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, बट कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, कुछ एजम्पशन चेंज हो जाएगा। तो इसको, बल्कि मैं इसको नहीं कॉपी कर रहा हूं, इस सर्किट को कॉपी करते हैं। यहाँ एक चीज आप लिख लेना कि VBE1 और VBE2 क्या हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। ठीक है ना? तो अब आते हैं हम प्रैक्टिकल करंट मिरर पे। तो यहाँ बच्चों दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एग्जैक्ट डायग्राम आया आइडियल की तरह। ठीक है, बट यहाँ थोड़ा सा कुछ चीजों को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जो आई रेफरेंस आपने लिया था वो आसानी के लिए मैंने करंट सोर्स बना दिया था। एक्चुअल में यहाँ पे एक रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू R है, और यहाँ हम एक सप्लाई कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू V है। अब ये जो करंट होगा, यहाँ जो करंट फ्लो करेगा बच्चों, दिस करंट इज नोन एज आई रेफरेंस। यही हमारा इनपुट करंट होगा। तो सब बच्चे बताएंगे आई रेफरेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद आते हैं इस पे। सबसे पहले तो हम अपना एजम्पशन लिख लेते हैं कि हमारा जो एजम्पशन है इस सर्किट के लिए क्या है। एजम्पशन मींस जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, जो हमारे बेसिक कंडीशंस हैं, उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले Q1 और Q2 एक्टिव मोड में है, ये तो अंडरस्टूड है। दूसरी बात कि Q1 एंड Q2 आर आइडेंटिकल। ये क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। ऐसे होने से VBE1 और VBE2 इक्वल हो गया, और इसको हम ले लेते हैं VBE, और बीटा भी इक्वल हो जाएगा। भाई ट्रांजिस्टर अगर आइडेंटिकल है तो बीटा भी उसका क्या होगा, सेम होगा। और बीटा सेम होने से बेस करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। और इसको हम ले लेते हैं IB, और यहाँ बच्चों IB की वैल्यू जीरो नहीं होगी। आइडियल के लिए तो IB की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि बीटा हमने क्या लिया है, इनफाइनाइट लिया है। तो यहाँ पे IB जीरो होगा, बट इन प्रैक्टिकल IB इज नॉट इक्वल टू जीरो। IB1 एंड IB2 दिस इज इक्वल टू IB इज नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई बच्चों? तो अब बीटा अगर इक्वल है दोनों का और बेस करंट इक्वल है बच्चों, तो जाहिर सी बात है कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। IC1 इज इक्वल टू IC2। बात समझ रहे हैं आप? तो ये हमारा एजम्पशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए आप, क्या इस सर्किट के लिए आई नॉट एग्जैक्ट आई रेफरेंस के इक्वल होगा? तो जरा पूरा करते हैं डिस्कशन, पूरा इसको एनालाइज करते हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने VBE1 और VBE2 को इक्वल लिया और इसको VBE के इक्वल कर दिया, तो यहाँ आप VBE VBE लिख लो।
जो जंक्शन के क्रॉस वोल्टेज उसको आप VB लिख लो। अब यहां जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस करंट इज IB एंड दिस इज ऑल्सो IB। ठीक है, अब यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0 है। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे वोल्टेज की वैल्यू VB होगी भाई। आप देखो ना, यहाँ पे आप लूप लगाओ VB, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, VB हो। बेसिक सर्किट थ्योरी का थोड़ा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए, यूजिंग ओम्स लॉ, आई रेफरेंस इज इक्वल टू V माइनस VBE डिवाइडेड बाई R। सब बच्चे यहाँ देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आई रेफरेंस। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग फाइंड करते हैं कि आई नॉट क्या आई रेफरेंस के इक्वल आता है। तो हम आई नॉट की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ आई रेफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ जो बच्चों करंट फ्लो कर रहा है, ये कलेक्टर करंट है। ठीक है, तो चूंकि Q1 और Q2 क्या है, आइडेंटिकल है, और यहाँ हमने एजम्पशन ले रखा है IC1 इज इक्वल टू IC2 इज इक्वल टू IC। तो Q2 का जो कलेक्टर है, वहां जो करंट है बच्चों वो I नॉट है। दैट्स वाई दिस विल बिकम IC। I नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे अगर आप KCL अप्लाई करो, आप यहाँ पे अगर KCL अप्लाई करते हो, KCL, तो आप KCL से क्या पाओगे, क्या आप लिख सकते हो कि आई रेफरेंस इज इक्वल टू IC प्लस, यहाँ देखिए यहाँ का जो करंट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देखो ना, यहाँ IB है, यहाँ IB है, तो यहाँ पे कितना होगा 2IB। दैट्स वाई ये भी क्या हो जाएगा 2IB। तो आई रेफरेंस इज इक्वल टू IC प्लस 2IB। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, आई रेफरेंस इज इक्वल टू IC प्लस 2IB। और सब बच्चे जानते हैं कि IC और IB में क्या रिलेशन होता है। IC इक्वल टू होता है बीटा IB, बीजेटी में आपने पढ़ा होगा। तो IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, IC डिवाइडेड बाई बीटा। क्यों मैंने ऐसा किया, ये अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से बच्चों आई रेफरेंस कितना आ गया, IC प्लस 2IC बाई बीटा। भाई मैंने पूरे एक्सप्रेशन को इन द टर्म ऑफ IC लिख दिया। क्यों, क्योंकि IC ही I नॉट है। ठीक है, तो यहां से बच्चों आई रेफरेंस की वैल्यू आ गई, IC आप कॉमन ले लो, तो ये आ गया 1 प्लस 2 बाई बीटा। ठीक है भाई, और IC ही I नॉट है, दैट्स वाई I नॉट, सिंस IC इज इक्वल टू I नॉट, दैट्स वाई I नॉट इक्वल टू, ये पार्ट इधर चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा इसमें। तो आई रेफरेंस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई बीटा। अब इस एक्सप्रेशन को आप जरा देखते हैं गौर से। ये देखिए, क्या आई नॉट आई रेफरेंस के इक्वल आ गया, नहीं, इतने फैक्टर से चेंज हो गया, 1 प्लस 2 बाई बीटा से चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, तो भाई जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल करंट मिरर है, और प्रैक्टिकल करंट मिरर आइडियल करंट मिरर की तरह नहीं होगा। मींस आई नॉट एग्जैक्ट आई रेफरेंस के इक्वल नहीं होगा, इतने फैक्टर से चेंज हो गया। तो क्या आप कुछ कंडीशन अप्लाई करके इस प्रैक्टिकल करंट मिरर में आई नॉट को आई रेफरेंस के इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां मैं आपको चलिए कॉमन सेंस से समझाता हूं। भाई आई नॉट आई रेफरेंस के इक्वल कब होगा, जब ये वाला टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसा तब होगा जब बीटा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। तो मुझे बीटा को इनफाइनाइट के करीब रखना है, मुझे इस प्रैक्टिकल करंट मिरर को आइडियल करंट मिरर की तरफ ले जाना है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, बीटा क्या होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए। तो फॉर वेरी हाई वैल्यू ऑफ बीटा, आई नॉट नियरली इक्वल टू आई रेफरेंस, तो ये पूरा सर्किट जो है वो करंट मिरर की तरह वर्क करेगा। बात समझ में आई। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एज्यूम हमने कुछ डेटा ले लिया यहाँ पे, एज्यूम आई रेफरेंस
इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, बीटा की वैल्यू हम 50 लेते हैं और इस वैल्यूज पे आई नॉट कैलकुलेट करते हैं। तो आई नॉट यहां से आ जाएगा बच्चों 1 मिली एम्पियर आई रेफरेंस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई बीटा, बीटा कितना है 50। ठीक है, तो जब आप इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आप कैलकुलेटर से कर लेना, मुझे ये वैल्यू याद है 961 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो 961 माइक्रो एम्पियर इज नॉट इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, दैट्स वाई आई नॉट इज नॉट इक्वल टू आई रेफरेंस। ठीक है, अब एक और डेटा लेते हैं, एक और डेटा लेते हैं, उससे समझते हैं। इस बार हमने बीटा 500 लिया। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू चेक करते हैं। आई नॉट इज इक्वल टू आई रेफरेंस जो कि 1 मिली एम्पियर है, 1 प्लस 2 बाई 500। ये वैल्यू बच्चों आ जाती है, आप जरा कैलकुलेट कीजिए, शायद 996 माइक्रो एम्पियर आता है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। तो आप देख रहे हो 996 माइक्रो एम्पियर आ गया। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। तो यहां बच्चों आई नॉट अप्रोक्सीमेटली नियरली इक्वल आ गया आई रेफरेंस के। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल करंट मिरर बिल्कुल आइडियल सर्किट की तरह बिहेव कब करेगा, या आप यूं समझ लीजिए कि ये एक सर्किट करंट मिरर की तरह कैसे एक्ट करेगा जब हम दोनों ट्रांजिस्टर का बीटा क्या लेंगे, हाई लेंगे। तो यहां देखिए मैंने हाई वैल्यू जब लिया तो ये कंडीशन फुलफिल हुआ भाई, दिस इज द कंडीशन ऑफ करंट मिरर। शुरू में ही मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था आपको कि करंट मिरर के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और यहां मैंने बीटा क्या लिया है, लो लिया है। तो यहां एक और आपको कंडीशन, यहाँ एक और रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि बीटा शुड बी वेरी हाई। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उनको मैंने एग्जांपल से समझा दिया। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं फटाफट रिकॉल कर देता हूँ जो भी मैंने बताया यहाँ पे प्रैक्टिकल मिरर के लिए, प्रैक्टिकल करंट मिरर के लिए। भाई हमने ये एजम्पशन लिया है Q1 Q2 आइडेंटिकल लिया है, जिसकी वजह से ईबी जंक्शन का वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। इसको मैंने VBE ले लिया, दोनों का बीटा सेम हो गया, मैंने इसको बीटा ले लिया। बेस करंट दोनों का सेम हो गया। और पहले जो आइडियल करंट मिरर में बेस करंट हमने लिया था वो 0 लिया था, क्योंकि बीटा हमने इनफाइनाइट एज्यूम किया था। बट यहाँ बीटा इनफाइनाइट नहीं है, नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट्स वाई IB इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए मैंने IB करंट और IB करंट फ्लो करा दिया है Q1 और Q2 के बेस में। और अगर ये दोनों इक्वल है तो जाहिर सी बात है बच्चों, दोनों का कलेक्टर करंट भी सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा एजम्पशन है, ये एजम्पशन लेना पड़ेगा, ये कंडीशन हमें फुलफिल करना पड़ेगा। अब आते हैं हम सर्किट एनालिसिस पे। हमें हमारा टारगेट क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करके हम ये चेक कर लेंगे कि क्या ये आई रेफरेंस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैंने कुछ बेसिक सर्किट थ्योरी अप्लाई किया। यहाँ वोल्टेज है 0, तो यहाँ भी वोल्टेज बच्चों हो जाएगा VBE। VBE यहाँ है और कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है, तो यहाँ भी VBE हो जाएगा। तो आई रेफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस VBE डिवाइडेड बाई R। बट मेन फोकस हमारा आई नॉट है ना। मेन फोकस, मेन उद्देश्य हमारा आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए IB करंट, यहाँ IB करंट, तो यहाँ पे 2 IB करंट, तो यहाँ भी 2 IB करंट। इस जंक्शन पे हमने KCL अप्लाई किया तो आई रेफरेंस की वैल्यू आ गई 2 IB प्लस IC और IC प्लस 2 IB। अब इस ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है जो एक्सप्रेशन, उस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने IC के टर्म में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि IC ही क्या है, आई नॉट है। बिकॉज Q1 एंड Q2 आर आइडेंटिकल, therefore their collector current will be same, that's why I naught becomes IC। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने IC के टर्म में लिखा। तो ये रिलेशन मैंने यूज किया और यहां से फाइनली आई नॉट की वैल्यू आ गई आई रेफरेंस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई बीटा। और यहां मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि अगर मुझे इसको आई रेफरेंस के इक्वल करना है, अपने आउटपुट करंट को इनपुट करंट के जैसा देखना है, तो क्या हमें करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा बीटा को हमें क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो ये तो बच्चों बेसिक करंट मिरर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, बल्कि इसका नाम आप बेसिक प्रैक्टिकल करंट मिरर लिख लीजिए, और इसे भी आप लिख लीजिए बेसिक आइडियल करंट मिरर, ठीक है। तो ये तो बेसिक सर्किट था भाई। हमारे कोर्स में बहुत सारे करंट मिरर हैं, तो वो सारे करंट मिरर क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? एक्चुअली हुआ क्या कि बेसिक करंट मिरर में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ड्रॉबैक होते हैं बेसिक करंट मिरर के, ठीक है। तो उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए, उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने अपने बेसिक करंट मिरर में कुछ मॉडिफिकेशन किया। उसी मॉडिफिकेशन की वजह से हमारे पास एक नया अरेंजमेंट आया, उस नए अरेंजमेंट को हमने एक नया नाम दे दिया, नया करंट मिरर का नाम दे दिया। इसलिए बहुत सारे टाइप के करंट मिरर आपको पढ़ने, आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं। बात समझ में बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं कि क्या इसके ड्रॉबैक हैं, कैसे इस ड्रॉबैक को हम दूर करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे इस ड्रॉबैक को, और जो नए करंट मिरर सर्किट आएंगे उनका नाम क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये हमें सीखना है। तो इस वीडियो के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।